डिफ्लेक्शन, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे होंगे जो हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि चार्ज फॉर्म है, वो ऑलरेडी चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि उस फॉर्म के साथ कांटेक्ट में आने पर डिफ्लेक्शन शो करेंगे। डिफ्लेक्शन कब शो करेंगे? जब उन पर खुद चार्ज होगा। और उन पर चार्ज कब होगा ये कैसे पता चलेगा? कि हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं, और पोलर और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स साथ में बोलेंगे कि पोलर भी हैं, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास में कौन से हैं। अगर ये डिफ्रेंशिएट कर ले हम यहाँ पर तो हमारे को आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पोलर एंड पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, ये ढूंढ लो पहले इसके अंदर। तो पोलर मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमारे को एक चीज क्या पता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना ज़रूरी है। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर देखते ही सबसे पहले HF निकाला। O2 तो हमारे पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जाएगा, ठीक है। वाटर क्या होगा यहाँ पर? वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल होगा। HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जहाँ जहाँ, वहाँ आपके पास में पोलर मॉलिक्यूल्स को अलग कर दो। एमोनिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, CHCl3 पोलर है ये सारे, सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। और C6H5Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एमोनिया, वाटर और HF, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि या तो अट्रैक्ट होंगे फॉर्म की तरफ या फिर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक चार्ज फॉर्म की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करेगा या अट्रैक्ट हो जाएगा वहां पर। नॉन पोलर के अंदर बचे हुए मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास में, जैसे O2 नॉन पोलर होगा यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास में कौन सा बचा यहाँ पर? CCl4 के अंदर भी ये नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में यहाँ पर सिमेट्रिकल हो गया। तो O2 तो आपके पास में यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा आपके पास जो CCl4 है वो यहाँ पर सिमेट्रिकल होने की वजह से एक दूसरे का डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा, जिससे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट हमारे पास में यहाँ पर इसका 0 होगा। और हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पर? ये बेंजीन बच्चा। बेंजीन भी क्या होगा हमारे पास में? ये भी सिमेट्रिकल है। जो सिमेट्रिकल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि डायपोल मोमेंट क्या है वहां पर? 0। बस ये अलग हो गए। यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारे पास में? यहाँ फर्स्ट कौन से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ये आपका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर इंटीजर में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ इंटीजर की हमारे पास में 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे प्रेजेंट है जो कि या तो डिफ्लेक्शन या अट्रैक्टेड होंगे चार्ज फॉर्म से। 6 पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर नॉन पोलर पूछता तो बहुत आसान है, फिर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तो घुमाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ उसने चार्ज फॉर्म को लगा दिया, ठीक है, कि उससे बताओ यहाँ उसके कांटेक्ट में आने पर यहाँ कौन सा डिफ्लेक्शन शो करेगा या फिर हमारे पास में अट्रैक्शन शो करेगा उसकी प्रेजेंस में, ठीक है। चार्ज मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कौन अट्रैक्शन या डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम काइंड। समझ आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर बना के देखने पड़ेंगे। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढो, B2H6
B3N3H6 N2O N2O4 H2S2O3 H2S2O8। ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढो जिनके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में दो एक जैसे एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम B2H4 बनाएंगे, फर्स्ट बना के देखते हैं, B2H6 अगर हम बनाते हैं डाइबोरेन, तो B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये देखो यहाँ पर B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पर ये बनता है B2H6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। B2H6 क्या इसके अंदर कोई हमारे पास में यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे एटम के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड आया, यानी दो एटम से हमारे पास में या तो हमारे पास आता है यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, या आता बोरोन बोरोन का बॉन्ड, ऐसा कोई बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर आया, नहीं आया, ये मॉलिक्यूल इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर B3N3H6, इसका मतलब यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, तभी पता चलेगा, स्ट्रक्चर से ही बनने चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर B3N3H6, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर, B3N3H6 बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन जो आपके पास बेंजीन होती है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है, पड़ा हुआ है, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना ये हमारे पास में, इसमें आपके पास ये देखो कार्बन हाइड्रोजन के स्केलेटन की जगह क्या आ गया है, बोरोन और नाइट्रोजन का स्केलेटन आ गया है, और यहाँ पर भी आपके पास में क्या प्रेजेंट है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, अल्टरनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास में, कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है, तो हम कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट है यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये यहाँ B3N3 हुआ, H6 जितने एटम्स हैं यहाँ पर सब में H6 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर B3N3H6। क्या हमारे पास में यहाँ पर तीन एटम्स प्रेजेंट थे, इन तीन एटम्स के अंदर कहीं भी हमारे पास में बोरोन नाइट्रोजन के बीच में बोरोन के बीच में, बोरोन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में, या हाइड्रोजन के बीच में कहीं पर बॉन्ड आया, पूरे स्ट्रक्चर में नहीं आया, तो इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। B3N3H6 के स्ट्रक्चर में जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, इसमें कहीं पर भी हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड, ये इस तरह की बॉन्डिंग नहीं आ रही है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में N2O देख लेते हैं, ड्रॉ करके N2O देख लेते हैं। थर्ड देखो N2O, N2O के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, बनेंगे सभी, लेकिन हमारे पास में ये देखो N2O का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये टोटल हमारे पास में स्केलेटन सेम रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड जो है हमारे पास में तीनों एटम्स पर डीलोकलाइज हो सकता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन स्केलेटन का मतलब है कि हमारे पास में नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो तो सेम ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं करते हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। तो यहाँ पर आया हमारे पास में नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर तो आ गया, एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास में ऐसा जिसमें नाइट्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूल क्या दे रखा है हमें,
N2O4, N2O4 का स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पर, N2O4, ठीक है। N2O4 हमारे पास में NO2 का डाइमर बनता है, पढ़ रखा है। तो ये डायामैग्नेटिक होता है हमारे पास में, ठीक है ना, ये हमारे पास में यहाँ पर डायामैग्नेटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड आया हमारे पास, यहाँ पर भी आया, ठीक है। ये भी यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है। फिर देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, H2S2O3, ठीक है, ये वाला, और H2S2O8, ये दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं यहाँ पर, ये बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखो H2S2O3, S2 इसने जैसे ही दिया यहाँ पर S2 यहाँ पर भी S2 का मतलब है कि आई है यहाँ पर सल्फर सल्फर की लिंकेज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में सल्फर सल्फर की लिंकेज आई है। और इनको बनाने के लिए यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है, एक तो डबल बॉन्ड O बताया था, और डबल बॉन्ड O के साथ साथ जितना H हमारे पास में और ऑक्सीजन रह जाएगा वो हमारे पास OH के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये OH के फॉर्म में चला गया यहाँ पर, और ये हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड S, डबल कोवलेंट बॉन्ड S और S के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है। देख लो यहाँ पर H2S2O3 बना कि नहीं बना स्ट्रक्चर यहाँ पर। इसमें क्या आपके पास में आया, सल्फर सल्फर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर भी आया। ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए, इसमें भी आएगा इसी तरीके से। स्ट्रक्चर बनाकर देख लो एक बार। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है H2S2O8 यहाँ पर कैसे बनता है, इसके अंदर क्या हमारे पास में सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड आएगा या कहीं और पर आएगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास में क्या सल्फर सल्फर के बीच में ही लिंकेज हो रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हुई थी। तो कैसे देखेंगे इसको, इसमें H2SO4 लोगे दो मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके H2S2O8 बनेगा बच्चों, ठीक है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। H2S2O8 देखो, H2S2O8 कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास में OH। इसमें पर ऑक्सो लिंकेज प्रेजेंट होती है H2S2O8 के अंदर। ये पर ऑक्सो लिंकेज में सेम काइंड ऑफ एटम्स हमारे पास में यहाँ पर आपस में कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया H2S2O8 में, ठीक है। ये पता है आपको कैसे बनाया है, हमने सारे ऑक्सो एसिड्स बनाकर देखे थे, ठीक है। तो वही ऑक्सो एसिड्स बनाने का जो तरीका है उसी से बनाया। H2S2O8 पर ऑक्सो लिंकेज आई है यहाँ पर, ना कि सल्फर सल्फर की लिंकेज आई है, ठीक है। ये वाले के अंदर हमारे पास में सल्फर सल्फर की लिंकेज प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज प्रेजेंट है, पर ऑक्सो लिंकेज हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो पर ऑक्सो वाला एक एग्जाम्पल हो गया, एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया। चार हमारे पास में ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके अंदर आपके पास जो इंटीजर वैल्यू आपको देनी है वो है 4 यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन एक। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ऑन ईच सेंट्रल एटम, ठीक है, ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज।
तो हमें यहाँ पर उनका सम देखना है, ठीक है। चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो स्पीशीज कौन कौन सी इसने दी है। टिलूरियम का हेक्साब्रोमाइड इसने यहाँ पर पहली स्पीशीज बोली है। टिलूरियम का हेक्साब्रोमाइड है 2 नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 ब्रोमीन के साथ में 6 कोवलेंट बॉन्ड बना दे रहे हैं। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ये टिलूरियम का जो यहाँ पर आयन बनेगा, इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी हमारे पास में, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टिलूरियम के कितने प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए, ये 2 नेगेटिव चार्ज है, इसने यहाँ पर 6 ब्रोमाइड के साथ में तो बॉन्डिंग कर ली, तो 6 आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चले जाएंगे। दूसरा कॉलम अगर हम ये लिखें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास में कितने आ रहे हैं, जितने की हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे टिलूरियम के यहाँ पर ब्रोमाइड के साथ में, समझ में आया। 6 यहाँ पर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इसने यहाँ पर आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए है, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स ने तो 6 ब्रोमाइड के साथ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बना लिए, 6। इसके बाद अगर हम ये बोले इसमें लोन पेयर कितना बचा, 8 में से 6 बॉन्डिंग में चला गया तो 1 लोन पेयर बचा, ठीक है। एक हमारे पास में यहाँ पर लोन पेयर बचेगा, इसमें 1 लोन पेयर। इसी तरीके से लिखो यहाँ पर BrF2 प्लस में, BrF2 प्लस के अंदर BrF2 प्लस में हमारे पास में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन सेंट्रल एटम ब्रोमीन बनेगा, इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एक इसने यहाँ पर लूज कर दिया, तो टोटल हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा के अंदर चले गए, ठीक है। 4 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर 2 बनाएंगे फ्लोरीन के साथ में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और बचे हुए 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए, हमने लिख लिया यहाँ पर नंबर 2 ने सिग्मा बॉन्ड बनाए। 6 में से बचा हुआ 4 हमारे पास में 2 लोन पेयर में पहुंच जाएगा, ठीक है। लोन पेयर का नंबर काउंट कर रहे हैं। अगला लिखो SnF3, SnF3 देखो यहाँ पर SnF3, ठीक है। टिन है हमारे पास में यहाँ पर आपके पास में ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 3 यहाँ पर बॉन्डिंग में चले गए, तो 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। और लोन पेयर का नंबर कितना होगा, 0, कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा। लोन पेयर कहाँ है, पेयर है ही नहीं हमारे पास में, तो 0। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूल, जिनॉन। जिनॉन का यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल इसने दिया है ट्राईफ्लोराइड में एनाइन। अभी इसमें हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। जिनॉन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इसने गेन कर लिया, तो टोटल यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन में से 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पहुंच गए, और बचा हुआ 6
6 इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड करा 3 लोन पेयर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर का नंबर हमारे पास में यहाँ पर एक डिजिट लिखना है आपको, केवल यहाँ पर डिजिट में ही आंसर देना है। तो इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास में कितनी बनेगी यहाँ पर, टोटल 6 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं या आयंस दे रखे हैं। BeCl2 N3 नेगेटिव N2O NO2 प्लस O3 SCl2 ICl2 नेगेटिव I3 नेगेटिव और जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो हमें यहाँ पर बताने हैं टोटल नंबर ऑफ linear molecule where the hybridization of the central atom does not have the contribution from the d orbital। इसने यहाँ पर जो central atom की हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें d ऑर्बिटल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर लेने हैं, ठीक। तो चलो ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काउंट करेंगे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स हमारे पास में, इन सब के हमारे को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर देखने पड़ेंगे, तभी हमारे को ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर BeCl2 N3 नेगेटिव बनाकर देखो, BeCl2, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड के अंदर ये आपके पास में स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास लीनियर के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और 2 ने ही यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड बना दिए, तो 2 हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड आ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp आ गई और शेप यहाँ पर इसकी लीनियर आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर N3 नेगेटिव मॉलिक्यूल देखो कैसे बनेगा। N3 नेगेटिव हमारे पास में कैसे बनेगा, नाइट्रोजन ही यहाँ पर सेंट्रल एटम जाएगा और 2 जो साइड के एटम्स जाएंगे वो भी नाइट्रोजन ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, साथ में 2 साइड के एटम्स भी हमारे पास में नाइट्रोजन ही जाने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है यहाँ पर, 6 इसके पास नाइट्रोजन के पास में सेंट्रल, ये समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन N3 नेगेटिव में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम ही रहेगा, 2 साइड एटम्स भी हमारे पास में जो टर्मिनल है वो भी नाइट्रोजन है। सेंट्रल वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो टोटल 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल वाले के, ठीक है। इसके अंदर 6 में से यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए देखो ये कैसे बॉन्डिंग कैसे करेगा, यहाँ पर टोटल हमारे पास में कितने बॉन्ड बनाएगा, एक तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर तो अलग बनेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर आपके पास में जो हाइब्रिडाइजेशन आती है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये लीनियर भी है और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, ठीक है। ये आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी दूसरा मॉलिक्यूल चेक करो, यहाँ पर N2O का स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पर
तो यहाँ पर आएगा आपके पास में एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है इस पे, ठीक है। और N2O देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल N2O, नाइट्रोजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको दिया है N2O। तो बनाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा यहाँ पर। N2O, यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग हैं जो मूव करके जाएंगे। यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारे पास में सेम sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम थे। एक तो सेंट्रल एटम बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और एक टर्मिनल ऑक्सीजन और एक टर्मिनल नाइट्रोजन बनने वाला है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में N2O के अंदर इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड इसने बनाया ऑक्सीजन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो ये आपके यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर स्ट्रक्चर। अगला मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर N2O के बाद NO2+ कैसे बनाएंगे। NO2+, नाइट्रोजन हमारे पास में यहाँ पर सेंट्रल एटम, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर टर्मिनल होंगे, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। तो ये टोटल हमारे पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर से 2 तो कोवलेंट बॉन्ड में चले गए यहाँ पर, ठीक है, और 2 इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन थे। टोटल यहाँ पर जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारे हमारे पास में इनके स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारे पास एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लुईस स्ट्रक्चर बनाने का एक ही रूल है कि हमारे पास में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर नहीं हो रहे, नहीं तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ में, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पूरा कोऑर्डिनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयर करे हैं। समझ में आया स्ट्रक्चर इसका। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग में, 2 इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेटिव बॉन्ड से ऑक्सीजन को डोनेट करे हैं। NO2+ का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास में यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ये भी कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में, लीनियर होगा। तो इसका मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना भी जो केमिकल बॉन्डिंग में बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर मतलब ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी चैप्टर्स में से ही लिया है, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स में कहीं पर भी डाउट है तो क्लियर करने पड़ेंगे सारे डाउट्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारे पास में सिर्फ एक डिजिट का ही आंसर आना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पर अगला देखो O3 मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर O3 मॉलिक्यूल, O3 में ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम रहेगा और टर्मिनल भी हमारे पास में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम ही रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और यहाँ पर 2 तो ये कोवलेंट बॉन्ड में और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, यानी टोटल देखो यहाँ पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो
शेयरिंग में कर लिए यूज, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर और एक ये दो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर, और एक हमारे पास में इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से शेयरिंग करता है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ध्यान रखा करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर हमारे को जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुआ वो समझ नहीं आता, इसलिए डिफरेंस समझो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में क्या है। ठीक है, तो ये O3 मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर क्या O3 मॉलिक्यूल हमारे पास में ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लीनियर होगा? नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो हमारे पास में क्या आ रही है, इस ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है यहाँ पर TBP, TBP लिख दिया, सॉरी मैंने, ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर प्लेनर, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है। ट्रायगोनल प्लेनर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसके अंदर हमारे पास O3 मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल गया, HCl2 बनाओ। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल HCl2। HCl2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? सल्फर हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ में चला गया और 2 हमारे पास में यहाँ पर लोन पेयर होंगे, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होगी, sp3। ये हमारे पास में एंगुलर होगा क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आ जा रहे हैं सेंट्रल एटम पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एंगुलर होगी इसकी, एंगुलर होगी इसकी शेप, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आ चुके हैं सेंट्रल एटम पर। इसके बाद देखो अगला मॉलिक्यूल HCl2 के बाद में ICl2 नेगेटिव। देखो ICl2 नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ICl2 नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर इसमें आयोडीन हमारे पास में यहाँ पर रहेगा सेंट्रल एटम। ठीक है, और टर्मिनल हमारे पास में I के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में चले गए, बचे कितने, 3 लोन पेयर यहाँ पर बचे, 3 लोन पेयर और 2 हमारे पास में यहाँ पर Cl प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। यहाँ पर जैसा कि आपने स्ट्रक्चर देखा था जिनॉन डाइफ्लोराइड का, सेम वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी, जिनॉन डाइफ्लोराइड के जैसा ही स्ट्रक्चर है ये भी ICl2 नेगेटिव का। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में क्या होगी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इसकी ज्योमेट्री लिखो यहाँ पर AB2L3 टाइप, AB2L3 टाइप, 3 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसकी हमारे पास में यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हमारे पास में इसकी लीनियर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3d आ रहा है। समझ में आया कैसे आया? एक s का 3p के 1d का टोटल 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और स्ट्रक्चर इसका लीनियर है। तो लीनियर तो है ये, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, d ऑर्बिटल आ गया। इसने हमसे पूछा था सेंट्रल एटम यहाँ पर कोई भी d ऑर्बिटल को यूज ना करे। ठीक है, उनको हमें यहाँ पर काउंट नहीं करना है। तो ये वाला हो गया हमारे पास में ऐसा जिसमें d ऑर्बिटल आ रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमारे पास में एक जिनॉन डाइफ्लोराइड का बचा एग्जाम्पल, सेम ये हमारे पास में बिल्कुल सेम है, इसकी जैसा ही एग्जाम्पल है।
ठीक है, sp3d, ab2l3 टाइप और लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नंबर हमारे पास में कितना हो जाएगा जिनकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, काउंट कर लो कितना हमारे पास में नंबर होगा जिनकी sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर मॉलिक्यूल होगा। टोटल देखो यहाँ पर ये हमारे पास में 1 2 3 और ये टोटल हमारे पास हो गए 4 मॉलिक्यूल, 4 आएगा यहाँ पर आपके पास में इसकी इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर सारा क्वेश्चन यहाँ पर बनाने का जो था वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर है, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स पर है, यानी लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने पर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर लुईस स्ट्रक्चर से ही बनाओगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से ही निकलेगी और शेप तो बता ही दोगे, हाइब्रिडाइजेशन से शेप तो बता ही दोगे। ठीक है, साथ में बस ये डी ऑर्बिटल जहां भी आ रहा है डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं लेना हमें, तो ये आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, और बाकी के हमारे पास में ये 2 मॉलिक्यूल्स में प्लेनर और एंगुलर आ रही है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखो अगला यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XZ4, XZ4, X क्या है हमारे पास में यहाँ पर सेंट्रल एटम है जिसके साथ में 4 यहाँ पर Z ने कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, सल्फर का टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन, बोरोन, ब्रोमाइन, कॉपर, ये सब इसने यहाँ पर अलग अलग मेटल्स भी लिए हैं और नॉन मेटल्स भी लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल हमारे को इसने दोनों ही लिए हैं इसमें। अभी इसने बोला है डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स एंड जेड, तो हमें यहाँ पर शेप बतानी है इनकी। हाँ जी, हेलो, ये हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जेई के लिए, एडवांस के लिए केमिकल बॉन्डिंग के PYQs। ठीक है, तो शेप हमारे को यहाँ पर बतानी थी, यहाँ पर हमें क्या बतानी थी, शेप बतानी थी इसके अंदर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड की लोकेशन को यहाँ पर देख के आप बताओ इसकी शेप क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप इज, हमारे पास में यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर स्क्वायर प्लेनर शेप होगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। तो पहला देखो यहाँ पर हमारे पास है मॉलिक्यूल जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल लो यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। अभी ये वाला जो आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है इसमें इसने बहुत सारे चैप्टर, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं बोलोगे, केमिकल बॉन्डिंग के साथ इसने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कवर करा, इसने यहाँ पर पी ब्लॉक को भी कवर किया है और साथ में केमिकल, 3 चैप्टर एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, 3 चैप्टर एक साथ इसने यहाँ पर लिए हैं क्वेश्चंस। चलो बना लेते हैं जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जिनॉन के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 में से 4 हमारे पास में यहाँ पर बॉन्डिंग के अंदर चले गए। ठीक है, तो हमारे पास जो है 4 तो फ्लोराइड के साथ में 4 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गए और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, यही स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, इसमें ये इसका टाइप लिखो यहाँ पर क्या हो गया, AB4L2 टाइप, AB4L2 टाइप हो गया यहाँ पर। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, 1 S का, 3 P के और 2 D के। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं सारी यहाँ पर।
ठीक है, वो छोड़ दो, अभी फॉर्मूला वगैरह सब पुट करके इतना बहुत टाइम लगता है वो सब में। 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर हमारे पास में 6, ये देखो कितना है हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर कितना है, 6 है ना। तो यहाँ पर भी 6 है आपके पास में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर, और यहाँ पर भी आपको टोटल हाइब्रिडाइज और वाइटल्स का नंबर जो है ये 1 + 3 + 2 टोटल 6 आना चाहिए। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी। इसमें शेप इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर शेप। अगला मॉलिक्यूल बनाते हैं SF4, देखो यहाँ SF4 मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारे पास में SF4। SF4 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर SF4 के अंदर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसने यहाँ पर 4 बॉन्डिंग में ले लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर के पास एक लोन पेयर और 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ठीक है ना, यही बनेगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये SF4 है, यहाँ पर SF4 के अंदर एक लोन पेयर और 4 यहाँ पर बॉन्ड पेयर। इसकी टाइप यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास में, AB4L टाइप। AB4L टाइप का मतलब टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर 5, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d, और शेप क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर ये शेप देखो इसकी कैसी आ रही है, टी शेप, टी शेप नहीं है सॉरी, सीसॉ शेप, सीसॉ शेप हो गई इसकी, सीसॉ शेप, सीसॉ शेप इसकी है। ठीक है, हमें तो स्क्वायर प्लेनर ढूंढनी है, हमारे को सीसॉ से तो मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे को यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर जैसी शेप्स के मॉलिक्यूल यहाँ पर ढूंढने हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक ट्रिक और लगा सकते हो स्क्वायर प्लेनर के लिए, कि अगर हमारे पास में ज्योमेट्री आ रही है AB4L2 टाइप की, तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा मॉलिक्यूल। यानी ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढ लो जहां पर AB4L2 टाइप की हमारे पास में टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है, वहां पर हमारे पास ऑटोमेटिकली हम ऐसे मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे स्क्वायर प्लेनर वाले। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर हमारे पास में ये जो सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ये हमारा यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, SiF4 बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे पास में ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। सिलिकॉन के पास में टोटल आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो SiF4 के अंदर सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 में से 4 ही बॉन्डिंग में चला गया, तो ये आपके पास में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की, sp3, और मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर हमारा टेट्राहेड्रल। हमारे को नहीं चाहिए ये मॉलिक्यूल इसके अंदर, इसने स्क्वायर प्लेनर पूछा है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगला मॉलिक्यूल देखो BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव बोरोन के पास में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बोरोन के पास में, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने 1 गेन करा, BF4 नेगेटिव दिया इसने, 3 में 1 गेन किया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही बॉन्डिंग में चला गया। यहाँ पर सेम यही होगा, यहाँ पर ये भी BF4 नेगेटिव भी बोरोन के पास में 3 ने 1 गेन किया, तो यहाँ पर यही सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। और नेक्स्ट देखो ब्रोमीन। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन फैमिली है, 7 और 1 गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ में चला गया यहाँ पर, तो 4 फ्लोरीन के साथ में, तो 4 यहाँ पर
सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब फिफ्थ स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर बी आर के पास में 4 तो यहाँ इसके बन गए फ्लोराइड के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बचा कितना, 7 और 1 8, 8 में से 4 कोवलेंट बॉन्ड में चला गया, 2 लोन पेयर हमारे पास में यहाँ पर बच रहा है। तो ये भी हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर AB4L2 टाइप sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास में यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर होगा। अगला मॉलिक्यूल देखो, कॉपर का टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। ठीक है, कॉपर का टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। इसकी यहाँ पर शेप और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है ना, इसको बनाओ पहले। यहाँ पर कैसे बनेगा मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर। तो कॉपर हमारे पास सेंट्रल एटम है, वो यहाँ लिगेंड एमोनिया के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बनाकर देखो एक बार कॉपर का। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं 6th स्ट्रक्चर कॉपर का। इसमें कॉपर ने एमोनिया के साथ में NH3 ये यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए कॉम्प्लेक्स ने, और इस कॉम्प्लेक्स पर 2+ चार्ज है। ठीक है, यही है इसका स्ट्रक्चर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाकर पता चलेगी। अब यहाँ से पूरा का पूरा आप जंप कर जाओ किसमें, टॉपिक के अंदर, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था वहां पर पहुंच जाओ टॉपिक में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स है हमारे पास में, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है हमारे पास में। कॉपर के ऊपर कितना +2 चार्ज है, कॉपर के पास में यहाँ पर +2 चार्ज है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी और कैसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बनाएगा, ये देखो। इसमें हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s1। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर 3d9 4s2 3d9 बचा। इसमें से 4 यहाँ पर हमारे पास में ये लिगेंड्स के अंदर बॉन्डिंग में चले गए। तो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन, एमोनिया हमारे पास में कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स 3d के पेयर अप हो जाएंगे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जब निकलेगी तो इनर डी ऑर्बिटल, क्योंकि पेयर अप हो गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, यहाँ पर आपके पास में 3d के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। D हमारे पास में यहाँ पर इनर ऑर्बिटल का, S 4s का, और pk 4pk2। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तो हुई, और साथ में स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर हमारे पास में इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास में कॉपर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद कौन सा बचा है यहाँ पर, आयरन का कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का और प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास में स्क्वायर प्लेनर हो जा रही है। FeCl4 नेगेटिव के अंदर देखो, FeCl4 नेगेटिव में क्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगला मॉलिक्यूल दे रखा है। ये हमने यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिए। 7वां देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल है FeCl4
नेगेटिव, FeCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आयरन हमारे पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो 3d6 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d6 रह गया, लेकिन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है आपके पास में। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा ना यहाँ पर, तो आपके पास में यहाँ जो बॉन्डिंग के लिए ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वो चले जाएंगे बाहर के ऑर्बिटल्स, यानी 4s का और 4p के 3, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल हमारे पास में यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद देखो अगला कॉम्प्लेक्स हमारे को क्या दे रखा है, ये हमारे को पूछा ही नहीं है, उसने स्क्वायर प्लेनर की केवल गिनती पूछी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे को कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पूछा है, कोबाल्ट का टेट्राक्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो यहाँ पर कोबाल्ट की यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यहाँ पर +2 आएगी। कोबाल्ट +2 के अंदर हमारे पास में कितना 3d के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसके अंदर 3d7 4s2 3d7 हमारे पास में रहेगा, ठीक है, और 3d7 अनपेयर्ड रहेगा, तो यहाँ पर भी आपके पास में बाहर वाले ऑर्बिटल यूज होंगे बॉन्डिंग के अंदर, तो जिससे हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल होगी। इसको भी छोड़ दो, ये नहीं हमें चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर चाहिए था केवल, ठीक है। और अगला मॉलिक्यूल दे रखा है यहाँ पर प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स, ये देखो हमारे पास में प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो यहाँ पर प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड कॉम्प्लेक्स, इसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर भी सेम, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में इसकी प्लैटिनम के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें यहाँ पर आपके पास आ जाएगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा ये, ठीक है। ये बना के देखे हुए हैं कई बार मॉलिक्यूल, सारे काउंट कर लो। अब हमारे पास में टोटल कितने आए मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में आ रही है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर के हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर का जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। उसके बाद और कौन सा आया यहाँ पर, ये कॉपर का और ये वाला Br का, तो टोटल 3 हो गए यहाँ पर, 2 और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 टेट्रा एमीन वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हमारे पास में ये वाला चौथा मॉलिक्यूल, 4 हमारे पास में 4 आएगा इसका इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आ गया हमारे पास सॉल्व करके, 4। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप 4। ठीक है, अभी इसके अंदर सारा आपके पूरे चैप्टर्स की समरी कवर हो जाती है बच्चे एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो जा रही है, पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ले रहे हो आप, ठीक है। और साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग और पी ब्लॉक भी आ रहा है आपका कई कई जगह पर, ठीक है। पी ब्लॉक भी आएगा, करेंगे क्वेश्चंस। तो ये आपके कई चैप्टर्स कंबाइन करते हैं एक ही चैप्टर के अंदर, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन सभी यहाँ पर आपके चैप्टर्स मिलते जुलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन कंबाइन किए हुए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कुछ आयंस दे रखे हैं यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स भी दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम, B2, C2, N2, O2 नेगेटिव, F2। नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज हमारे पास में कितनी होंगी यहाँ पर,
नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज हमारे पास में कितनी होंगी यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन इसने यहाँ पर पूछा है। नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज हमारे पास में कितनी होंगी। तो चलो ये बनाकर देख लेते हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास में जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन का देखते हैं पहले, हाइड्रोजन हमारे पास में कैसा होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास में कैसा होगा यहाँ पर। तो ये आपके पास में एमओ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर फिलिंग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और उसके अंदर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो इसमें देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इनके अंदर, बनाकर देखो इसको। H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हमारे पास में डायामैग्नेटिक होगा, He2+ मॉलिक्यूल बनाकर देखो यहाँ पर सारे। चलो बनाकर देखो फटाफट। कितने आएंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमारे पास में, H2 He2+, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 2। अभी भी एक क्लास ली थी उसमें भी बना के देखे थे सारे मॉलिक्यूल्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। एक बार दोबारा काउंट करते हैं, चलो ठीक है, एक बार दोबारा काउंट करके देखते हैं यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आपके पास में कितने आएंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि डायामैग्नेटिक है, ठीक है। चलो दोबारा काउंट कर लो एक बार। दोबारा काउंट करो एक बार, 7 है कि नहीं है, देखो दोबारा। फर्स्ट देखो यहाँ पर H2, ठीक है, H2 की हमारे पास MO में फिलिंग जाएगी σ1s2, ठीक है, तो यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद बोला इसने हीलियम 2+, यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 में से एक गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो σ1s2 σ*1s1, ये डाया था, ये पैरा हो गया। थर्ड देखो लिथियम 2, लिथियम 2 के अंदर हमारे पास में 3+3 6 इलेक्ट्रॉन, फिलिंग करो यहाँ पर σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ2s2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं सारे, तो ये भी आपके पास में डाया। फोर्थ देखो यहाँ पर बेरिलियम का मॉलिक्यूल, बेरिलियम का मॉलिक्यूल, बेरिलियम का मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप है, डाया।
फिफ्थ देखो B2 10, यहाँ पर हमारे पास में 10 हो गए। 10 के अंदर इसके बाद ये तो सेम जाएगा, इतना पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद फिर पाई 2p(x1) इक्वल पाई 2p(y1), ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर पैरा। अगला देखो C2, C2 के अंदर 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसी के अंदर ये सेम करके पूरा इसी में पाई 2p(x2) पाई 2p(y2) कितना हो गया, ये पेयर्ड अप हो गया, डाया हो गया, ठीक है। सेवंथ देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, पता है डाया होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है हमारे पास में, डायामैग्नेटिक स्पीशीज होती है, उसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास में सारा सेम जाएगा। ये आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स तक फिलिंग कर रखी है। इसके बाद सिग्मा 2p(Z2), ठीक है। उसके बाद इसने क्या पूछा है यहाँ पर O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव की फिलिंग करो, O2 नेगेटिव की। O2 नेगेटिव कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां तक कितना भरा था, 14 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p(Z2) तक। और उसके बाद हमारे पास में क्योंकि ये ऑक्सीजन में चला जा रहा है यहाँ पर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। इसमें हमारे पास में यहाँ पर कितने आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी, देखो O2 नेगेटिव की सिग्मा 1s2। चलो उधर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। O2 नेगेटिव की सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है। और हमारे पास में सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p(Z2) इक्वल टू पाई 2p(x2), फिर यहाँ पर ये सिग्मा 2p(Z) कर देते हैं इसको, सिग्मा 2p(Z), सिग्मा 2p(Z) यहाँ पर आपके पास में पाई 2p(x2) पाई 2p(y2), ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पर, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अभी काउंट कर लो, यहाँ पर हमारे को 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ये हमारे पास में कैसी आ रही है, पैरामैग्नेटिक आ रही है, देखो ध्यान से पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और F2 क्या होगी हमारे पास में, F2 18 इलेक्ट्रॉन है F2 के पास में, ठीक है। F2 के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, सेम इसी पैटर्न में जाएगा आगे भर के। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा 2pZ के अंदर चला जाएगा फिर, और डाया हो जाएगा लास्ट में फ्लोरीन। कितनी बनी पैरामैग्नेटिक की, कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने, और डाया पूछा था आपसे, तो ये आपके पास में 1 2 3 4, ठीक है। ये नाइट्रोजन वाला 5, और बाद में हमारे पास में फ्लोरीन वाला 6,
6 होगा आंसर इसका। अब देखो यहाँ पर कहाँ गलती करी है आपने, कहाँ पर गलती करी है, कौन सा मॉलिक्यूल गलत लिखा है इसमें। आंसर आएगा इसका 6। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पर था 6 यहाँ पर ऐसी डायामैग्नेटिक स्पीशीज है इसके अंदर, 6 डायामैग्नेटिक स्पीशीज हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी, हमारे को यहाँ पर बताना है C2 negative is expected to be diamagnetic. O2 2 plus is expected to have a longer bond length than O2. हाँ ठीक है, आपकी O2 नेगेटिव में गलती हो गई थी। हाँ, O2 नेगेटिव में यहाँ से देखो ये वाला, इसको ध्यान रखना है O2 के अंदर। ठीक है, सिग्मा 2p z में आना चाहिए हमारे पास में। और ये वाला क्वेश्चन करो अब। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है। C2 2 negative expected to be diamagnetic. O2 2 plus is expected to have longer bond length than O2. N2 plus and N2 minus have same bond order. Helium 2 plus have same energy as 2 isolated helium atoms. कौन सा यहाँ पर एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन बताओ। देखो क्वेश्चन अच्छे से। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास में कौन सा स्टेटमेंट बैठ रहा है सही, हमारे को वो बताना है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पर C2 2 नेगेटिव क्या डायामैग्नेटिक है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर C2 2 नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा टोटल, ये 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास में नाइट्रोजन के जैसा होता है, याद रखना। इसको भरने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 N2 ऐसे तो याद ही रखा करो, ये हमारे पास में डाया होगा। ठीक है, ये आपका लाइक नाइट्रोजन है, हमने ये सोच के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डायमैग्नेटिक इसको बता दिया। उसके बाद देखो O2 2 प्लस, यहाँ पर इसने यहाँ पर ये पूछा है कि O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। अब इस चीज का मतलब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का मतलब होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट कर दो। यहाँ पर जो हमारे पास में सेकंड इसने पूछा बॉन्ड लेंथ, तो इसको बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करो। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया दोनों स्पीशीज़ का, तो बॉन्ड लेंथ अपने आप कंपेयर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें O2 का हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड आता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 3, जबकि ऑक्सीजन के अंदर O2 में हमारे पास में ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर रिमूव करे O2
2+ बनाने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग से निकलने के कारण बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का इंक्रीज करेगा और यहाँ पर हमारे पास 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास में? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक है, किसकी? O2 और O2+ में अगर हमें यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, O2 और O2+ के अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर 3, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास में कम किसकी हो जाएगी? O2+ वाले की हमारे पास में कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास में यहाँ पर सही है? ठीक है, हो गया कंपेयर ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखो, N2+ और N2- का क्या सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारे पास में? N2+ का और N2- का बॉन्ड ऑर्डर क्या हमारे पास में सेम होगा? कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो थर्ड है हमारे पास में यहाँ पर N2+ और N2- का बॉन्ड ऑर्डर। देखो पहले तो ध्यान रखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने भरी थी N2 के लिए भरी थी क्या? अभी ये वाली N2 के लिए भरी थी ना यहाँ पर। तो इसके अंदर मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो बाहर निकलेगा कहाँ से? अगर बॉन्डिंग से निकल रहा है तो घटेगा बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमने एंटी बॉन्डिंग से ऐड करा या एंटी बॉन्डिंग में निकाला है उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में N2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, कितना आता है N2+ का? लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके? कर लोगे? ये कर लेते हैं, चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। N2 का बॉन्ड ऑर्डर देखो पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर N2+ है, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 13 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में π2px इक्वल π2py और उसके बाद जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 4 6 8, यहाँ पर हो गए 10 12 और 1 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने हैं? 2 4 6। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर टोटल ये हो गया 9 -4, 4 गए एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाकी सारे बॉन्डिंग में है, तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 5/2 2.5। ठीक है, ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास में? जो ट्रिक वाला मेथड है वो क्या है कि N2 के अंदर आपके पास में टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा 2pz तक 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने सिग्मा 2pz से निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन हमने सिग्मा 2pz से निकाला है यानी कि बॉन्डिंग से निकाला है, तो हमारे पास में यहाँ पर ये 3 बॉन्ड ऑर्डर से 0.5 का डिप मारेगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रिक लगा दी। और दूसरा भी हम यहाँ पर ऐसे ही कर लेंगे, N2- वाला। ठीक है, N2- में टोटल 14 में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 15 इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरो, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन।
ये 13 इलेक्ट्रॉन तक भरा है हमने यहाँ पर, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा 2p z के अंदर ही जाएगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर एडिशन करेगा। 3 बॉन्ड ऑर्डर में जब एंटी बॉन्डिंग में एडिशन होगा तो वो भी 0.5 से डिप करेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर, वो भी 2.5 का होगा, ये भी 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, ये तो सही है इसकी बात यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हीलियम 2+ हैज सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम्स। क्या हमारे पास में हीलियम 2+ की सेम एनर्जी होगी जैसे कि 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम्स होते हैं वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेम एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर जब हम इसमें हीलियम का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होगी जब हमने 2 हीलियम के एटम्स को लेके उनकी कॉम्बिनेशन कराई है और हीलियम मॉलिक्यूल बनाया है, तो यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, तो सेम एनर्जी तो होगी नहीं यहाँ पर। एक ऑप्शन तो ये सही आ रहा है आपके पास में, और C2 नेगेटिव भी हमारे पास में डायामैग्नेटिक था। A और C हमारे पास में इसके राइट ऑप्शन हो गए। और दूसरा हमने यहाँ पर ये देख ही लिया कि O2+ की इसने बोला है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ O2 से, वो तो हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। O2 2+ की बॉन्ड लेंथ इसने बड़ी बोली है, जबकि हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करा है कि O2+ जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, ठीक है। यहाँ पर उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? तो ये इसके यहाँ पर 2 ऑप्शंस जो हैं वो राइट ऑप्शन होंगे, ऑप्शन A एंड ऑप्शन C, ऑप्शन A एंड ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर क्वेश्चन देखा, ठीक है। इसके एडवांस के उसमें आपके क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, इसमें कैसे करोगे इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। इसमें आपको मैच करना है यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर्स आपको यहाँ पर दे रखी हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पर मैच करनी है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो हमें यहाँ पर ये PQRS की मैचिंग 1 2 3 4 से करनी है। कैसे यहाँ पर इनको मैच करोगे? देखने में ही क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन अगर आपने वो वाला जो बॉन्डिंग है ना, जिसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा के अंदर सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और पाई के अंदर पाई बॉन्डिंग के और पाई के एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर मुश्किल नहीं है यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाना। बस यहाँ पर आपको ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए पूरा, कि जो आपके पास में सिग्मा ओवरलैपिंग होती थी, सिग्मा ओवरलैपिंग के अंदर बॉन्डिंग जब आपस में ओवरलैप करता है, ठीक है, बॉन्डिंग जब हमारे पास में ओवरलैप करता है तो किस तरह की हमारे पास में वहाँ पर ऑर्बिटल्स जो है जनरेट होंगे, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज ये डार्क हमारे को शो कर रहा है पॉजिटिव फेज, और जो यहाँ पर वाइट इसने कलर लिया हुआ है ये यहाँ पर नेगेटिव फेज शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना, p ऑर्बिटल के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव लोब होता है और एक नेगेटिव लोब होता है हमारे पास में। जब ये 2 दिखा रखे हैं तो इसका मतलब ये d ऑर्बिटल ले रखा है यहाँ पर। ये पहचानो इनको, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास में p है, ये d है,
यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर ये डी है, ठीक है, यहाँ पर पी और डी, और ये हमारे पास में पी और डी की ओवरलैपिंग, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अभी इसके अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मैच करो, एक बार मैच करके आंसर लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। जल्दी से बताओ इसका आंसर। चलो बताओ यहाँ पर। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका? मैच करो इनको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, और एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैप का। बताओ कैसे करेंगे। देखो, जब हमारे पास में सेम लोब्स जिनके साइन हमारे पास में सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चीज बोल दी कि डार्क वाली जो फेस दिखा रखी है, डार्क वाली फेज हमारे पास में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ने जब ओवरलैप किया यहाँ पर, तो सेम फेज हमारे पास में यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहा है, सेम फेज हमारे पास में यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। अगर सेम फेज हमारे पास में ओवरलैपिंग कर रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है डी है ऑर्बिटल, डी के साथ में इसने ओवरलैपिंग की है। और एक चीज और देखो यहाँ पर कि इसके अंदर ओवरलैपिंग में हमारे पास में क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग जब करती है, तो ये वाली आपने ओवरलैपिंग देखी थी कि नहीं देखी थी, सिग्मा 2p z की ओवरलैपिंग, सिग्मा 2p z के साथ में यहाँ पर कैसा यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में सिग्मा 2p z की ओवरलैपिंग से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू कौन सी ओवरलैपिंग से, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा वाली से बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ था। यहाँ पर ये डी टी है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जाना चाहिए, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, हमारे पास में ये ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास इसमें p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, यानी p और d की ऑप्शन आएगी, लेकिन इसमें एक आप इनकी सिमिट्री देखो, अब इसमें इनकी सिमिट्री क्या हमारे पास में मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास में इनकी सिमिट्री इसमें मैच नहीं कर रही है। एक को अगर px मान रहे हैं और py के साथ में इसने यहाँ पर बॉन्ड किया है, लेकिन यहाँ पर इसने जो फेज ली है वो फेज की कलर सेम ली है, फेज हमारे पास में सेम साइन के इसने कंबाइन करवाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, P और D की ओवरलैपिंग से हमारे पास में यहाँ पर पाई बॉन्डिंग होगी और सेम फेज की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, सेम फेज की होगी तो बॉन्डिंग जनरेट होगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में P D पाई बॉन्डिंग। समझ में आया, ये P D के साथ में सेम फेज में होने के कारण पाई तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर
पाई तो इसलिए बनाया है इसने क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पी और डी वाले, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू नहीं है, और यहाँ पर सेम लोब कंबाइन करे हैं, सेम फेजेस वाले, इस वजह से आपके पास में यहाँ पर पी डी पाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये आपका यहाँ पर क्यू के साथ में मैच हो जा रहा है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। बॉन्डिंग का मतलब है सेम फेज कंबाइन किए, सेम साइन वाले लोब्स हमारे कंबाइन किए। अगला देखो यहाँ पर, अगले लोब में आपके पास में पी और डी का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो कंबाइन करे वो चार्जेस हमारे पास में कैसे है, अपोजिट है। ठीक है, ये अपोजिट फेज के कॉम्बिनेशन एंटी बॉन्डिंग जनरेट करेगा, तो आर वाला हमारा यहाँ पर 1 के पास पहुंचेगा मैचिंग में। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास में लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर पी और डी वाला कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर, पी और डी वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास में, तो इसने यहाँ पर 2 डी डी वाले लिए हुए हैं कॉम्बिनेशन, हमारे को तो यहाँ पर एक ही चाहिए था। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये कुछ तो यहाँ पर इसका 2 तो डी वाले इसने दिए ही नहीं है यहाँ पर, इसने 3 दिए हैं यहाँ पर पी और डी वाले। ठीक है, लेकिन इसने इसको मैच कराया है यहाँ पर, देखो ये अपोजिट साइन है तो एंटी बॉन्डिंग होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू है तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड और साथ में एंटी बॉन्डिंग, तो ये मैच हो रहा है हमारा एस से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एस से मैच हो रहा है। तो अभी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी इसके बाद, इसके बाद करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास?